ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ? जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है। तो जाटों का अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है और स्टेट में भी जो ठीक ठाक पोस्ट हैं उसमें भी हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। स्टेट में भी जो ठीक ठाक पोस्ट हैं उसमें भी हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਜੱਟ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। और सामाजिक तौर पर जाट पिछड़ा हुआ है। सामाजिक तौर पर जो है जाट जो है वो शुद्र है, जाट जो है वो शुद्र है। तो सामाजिक तौर पर हम लोग पिछड़े हुए हैं। अपर कास्ट सामाजिक तौर पर हमें पिछड़ा हुआ मानती है और हम हकीकत में पिछड़े हुए हैं। जो है ये रिजर्वेशन के खिलाफ हमारी सोच बना दी गई कि ये तो भीख है, रिजर्वेशन तो भीख है एक, ये तो बैसाखी है। जबकि बैसाखी नहीं है रिजर्वेशन। जब इस देश में मंदिरों में रिजर्वेशन है, गंगा के घाट में रिजर्वेशन है, गाय के दूध में रिजर्वेशन है, ये भी है कि अगर सरकारी संस्थान ही नहीं रहेंगे तो रिजर्वेशन क्या करेगा फिर? ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੱਟ। ਕਾਫੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਟ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਆ ਗਈ, ਨੌਕਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਲੈਂਡ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਟਾਂ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रतिनिधित्व है। अंग्रेज हालांकि मेरिटोरियस थे, इंडियंस के मुकाबले अंग्रेज ज़्यादा मेरिटोरियस थे, लेकिन अंग्रेज़ों को किस लिए भगाया? इसलिए भगाया क्योंकि डेमोक्रेटिक सेटअप में या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर अंग्रेज़ों का हर एक इंस्टीट्यूशन पर कब्जा था। तो डेमोक्रेसी के लिए ये ज़रूरी है, जमहूरियत के लिए ये ज़रूरी है कि उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस में हर एक कास्ट का, हर एक वर्ग का, हर एक रिलीजन का रिप्रेजेंटेशन हो। तो जाटों का अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है और स्टेट में भी जो ठीक ठाक पोस्ट हैं उसमें भी हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। जबकि 3% जो माइक्रो माइनॉरिटी के लोग हैं इस मुल्क में वो पूरे मुल्क पर छाए हुए हैं। उनका मुल्क के हर एक एजुकेशनल सिस्टम में मतलब हर जगह उनका जो है वो रिप्रेजेंटेशन है, उनका कब्जा है। और मुल्क में जो है इस देश में अगर आप देखेंगे ना तो रिजर्वेशन के लिए ही संघर्ष रहा है इस मुल्क में। रस्साकशी इस देश में रिजर्वेशन के लिए रही है। आप देखेंगे एक ही जाति है इस देश में जिसका सारे मंदिरों में रिजर्वेशन है, उसका गंगा के घाट पर रिजर्वेशन है, उसका जो है शंकराचार्य की सभी पीठों में रिजर्वेशन है, सभी मठों में रिजर्वेशन है। उसी जाति का गाय की पूंछ में रिजर्वेशन है, गाय के दूध में रिजर्वेशन है, पीपल के पेड़ में रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन तो उन लोगों का भी तो है जो लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन शब्द नहीं है, रिप्रेजेंटेशन शब्द है। रिप्रेजेंटेशन हमारा बहुत कम है, तो इसलिए हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इस मुल्क में। नहीं होगा तो जो हमारी कम्युनिटी है वो पिछड़ जाएगी, और पिछड़ जाएगी तो फिर देश का नुकसान होगा।
पर आम करके किया जाता भी जिहड़ा पछड़िया वर्ग है उन्होंने लोड़ है, जे तुसीं खुद इस गल नूं मन चुके हो भी जिहड़ी ज़्यादातर पंजाब या हरियाणे की जिहड़ी लैंड है उहदे ते जट समुदाय का ज़्यादा है। जे आपां देखीए पोलीटिकल तौर के उपर भी तो पंजाब दे विच लंबे समय तो जे गल करिए मुख मंत्री वो भी जट समुदाय विचों बनदा, हरियाणे दे विच भी काफ़ी वड्डे पद्धर के उपर जाट जिहड़े ने वो पोलीटिकल तौर के उपर अगे ने। फिर जिहड़ा रिजर्वेशन वो पछड़े वर्ग नूं ही देना नहीं चाहिए, जिहड़ा राजनीति तो भी परां है, जिहड़ियां साडीआं मुढ़ड़ियां सुख सुविधावां ने उन्हां तो भी परां है, उन्होंने नहीं देना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन का जो आधार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है या रिजर्वेशन का आधार जो है वो इकोनॉमिक बेसिस नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक बेसिस नहीं है आदमी कभी अमीर हो सकता है कभी गरीब हो सकता है। ठीक है, ये फ्लक्चुएटिंग चीजें हैं। अमीरी जो है वो फ्लक्चुएट करती है, कभी हम गरीब हो जाएंगे कभी अमीर हो जाएंगे। लेकिन जो सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन, एजुकेशनली बैकवर्डनेस और सोशली बैकवर्डनेस, वो रिजर्वेशन का आधार है, वो बेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और सामाजिक तौर पर जाट पिछड़ा हुआ है, सामाजिक तौर पर जो है जाट जो है वो शुद्र है, सामाजिक तौर पे हमें जो है ये मोलड़ कहते हैं, सामाजिक तौर पे हमें ये 16 दूनी 8 कहते हैं, सामाजिक तौर पे हमें ये गन में मेरा राक्षस है। सामाजिक तौर पे सर छोटू राम जी ने लिखा, सेंट स्टीफन में सर छोटू राम जी पढ़े, उनके सेंट स्टीफन में जब सर छोटू राम जी पढ़े तो वो 1-2 ही जाट थे उस टाइम सेंट स्टीफन में। तो सर छोटू राम जी ने लिखा है कि मैं बेशक सेंट स्टीफन में पढ़ रहा था, लेकिन जो दूसरे लड़के थे जो मेरे क्लासमेट्स थे मुझे हीन भावना से देखते थे कि भाई ये तो जाट है, जो है ये तो कोई पिछड़ा हुआ लड़का है। जब भाऊ जब आया, मराठे जब आए और मराठों ने जब महाराजा सूरजमल जी की मदद मांगी, अब्दाली से जब जंग हुई, उस अब्दाली से जंग में जब मराठों ने महाराजा सूरजमल की मदद मांगी जो भरतपुर के राजा थे, जाट थे, तो आगरा में समिट हुआ। आगरा में जब उनकी मीटिंग हुई तो महाराजा सूरजमल ने कहा, देखो जी आप लड़ाई तो लड़ने आ गए हो लेकिन आप औरतों को लेकर क्यों आए? औरतों को लड़ाई में, और औरतें आपकी लड़ने वाली हैं नहीं कि आप इनको जो है लड़ाई के मैदान में उतार देंगे, आप औरतों को लेकर क्यों आए? आपको आना चाहिए था, आप अकेले आते, औरतें तो आपके साधन संसाधनों को खत्म कर देंगी, वहां साधन संसाधन आपको उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, आपको उनकी ख्याल रखना पड़ेगा, तो इसलिए आपको औरतों को लेकर नहीं आना चाहिए था। मराठों ने कहा, भाऊ ने जो इनका लीडर था, सेनापति था, उसने कहा नहीं जी हम औरतों को लेकर आए हैं क्योंकि हम औरतों को जो है वो भी करा देंगे, तीर्थ भी करा देंगे। तो महाराजा सूरजमल ने कहा कि तुम तीर्थ करने आए हो यार, तुम लड़ाई लड़ने आए हो। दूसरा, महाराजा सूरजमल ने कहा कि जो अब्दाली है उसके साथ आप सीधी लड़ाई हार जाओगे, गुरिल्ला वारफेयर से आपको लड़ना पड़ेगा और बड़ी तोपों के मुकाबले छोटी तोपों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लड़ाई में कभी पीछे हटना पड़ गया, कभी भागना पड़ गया लड़ाई से, तो बड़ी तोपें वहीं रह जाएंगी जिनका इस्तेमाल फिर अब्दाली करेगा। छोटी तोपों को आप लेकर भी वापस भाग सकते हो। तो भाऊ ने, महाराजा सूरजमल जो अनुभवी थे, जो सारा युद्ध का अनुभव जानते थे, जिनका लोहागढ़ का किला कहलाया मिट्टी का किला, जो कभी लड़ाई नहीं आ रहे, जंगी नहीं आ रहे, अच्छा, उनको फिर जो भाऊ खड़ा हुआ और भाऊ ने कहा कि दुशाला फाटो भलो साबुत भलो न टाट, कि जो दुशाला है वो फटा हुआ है जिसको ओढ़ेंगे हम तो भी वो भला है, क्योंकि उसको हम ओढ़ तो लेंगे। दुशाला फाटो भलो साबुत भलो न टाट, राजा हुओ तो क्या हुओ, राजा भयो तो क्या भयो, रहो जाट को जाट। तो जो महाराजा सूरजमल जो राजा थे, महाराजा थे, उनके बारे में भी भाऊ की, अपर कास्ट हिंदू की, जो ब्राह्मण था बाई कास्ट, उसकी ये मेंटलिटी है। तो सामाजिक तौर पर हम लोग पिछड़े हुए हैं, अपर कास्ट सामाजिक तौर पर हमें पिछड़ा हुआ मानती है और हम हकीकत में पिछड़े हुए हैं जी। दूसरा, शैक्षणिक तौर की जहां तक बात है, एजुकेशन में भी कोशिश तो हुई और काफी एजुकेशन जाटों के अंदर आई भी, लेकिन कंपैरेटिवली जो है अपर कास्ट के मुकाबले हम एजुकेशन में कहीं नहीं है। आज सेंट स्टीफन में हमारे बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। आज जो है देश के आईआईटी का जब आप सर्वे करेंगे, आईआईएम का सर्वे करेंगे, हमारे जाटों के बच्चे बहुत कम मिलेंगे वहाँ पर। इवन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हमारा जो है प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, हमारे बच्चे बहुत कम हैं इसका। और गाँव के भी हालात जब हम देखेंगे तो एजुकेशन तो पूरे तरीके से गाँव में
खत्म हो चुकी है। एजुकेशन गांव में, हरियाणवी पंजाब में एजुकेशन बहुत जो है गांव में बहुत खत्म हो चुकी है। गांव में हमारे जाटों के जो बच्चे हैं एजुकेशनली बहुत पिछड़ गए हैं, या पूरा समाज ही एजुकेशनली पिछड़ गया है। कदों तो पिछड़े है ये सरकारी नीतियां का सरकारी नीतियां का तो शिकार हुए ही हैं। सरकारी जो नीतियां है, अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ला रही है उसकी वजह से वो जो है एजुकेशन का बिल्कुल नुकसान पहुंचा देंगे और पहुंचा रहे हैं। उसमें ऐसा है ही नहीं कि बच्चा फेल होगा। अब कोई बच्चा है वो 9th क्लास तक फेल नहीं हुआ, 10th क्लास में अचानक उसको नकल मार के पास हुआ, 10th क्लास में एकदम वो कैसे पास हो जाएगा जब उसको कंपटीशन का उसका स्वभाव ही नहीं रहा। तो इस तरीके की जो पॉलिसीज लाई जा रही हैं कि जिसके अंदर बच्चा फेल ही नहीं होगा और फिर एकदम उसको फेल कर दिया जाएगा। कंपटीशन में रहेगा तभी तो टिकेगा, तभी तो पास होगा आगे भी। तो इस वजह से एजुकेशन जो है उसका भी नुकसान हो रहा है। एजुकेशनली हम लोग आज भी पिछड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पर आज भी हम लोग पिछड़े हुए हैं। इस वजह से हमें रिजर्वेशन हमारा बनता है। और रिजर्वेशन अगर हम लोग रिजर्व कैटेगरी में आ गए तो उसका सामाजिक तौर पर क्या फ़ायदा होगा? उसका सामाजिक तौर पर यह फ़ायदा होगा कि हम लोग फिर जो महापुरुषों की मूवमेंट है, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, उस अम्बेडकराइट मूवमेंट के हम नज़दीक आएंगे। उस अम्बेडकराइट मूवमेंट को हम लोग समझना शुरू करेंगे। ठीक है। जब हम अम्बेडकराइट मूवमेंट को समझना शुरू करेंगे और उस धारा से जब हम जुड़ेंगे या वो धारा जब हमसे जुड़ेगी तो हम लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर इस मुल्क में जो है वो अम्बेडकराइट धारा या मनुवाद के खिलाफ धारा वो बनेगी। तो इसका एक ये भी पर्सपेक्टिव है। हालांकि सर छोटू राम जी ने जाटों के लिए यानी जमींदारों के लिए रिजर्वेशन पंजाब में किया था। पंजाब के जो लॉयलपुर कॉलेज है या जो एजुकेशन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसके अंदर उन्होंने रिजर्वेशन किया था। किसान के लिए उन्होंने पीजेंट्स वेलफेयर फंड बनाया था कि जो मुस्लिम जगत में जो अब्दुल सलाम फर्स्ट जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, जो नोबेल लॉरिएट हुए, वो सर छोटू राम की दी हुई पीजेंट्स वेलफेयर फंड से जो छात्रवृत्ति उनको मिली थी, जो उनको स्कॉलरशिप मिली थी, उससे पढ़ के वो जो है आगे पढ़े थे, राष्ट्रपति बने, नोबेल लॉरिएट उनको नोबेल प्राइज़ मिला अब्दुल सलाम साहब को। तो सर छोटू राम जी ने भी रिजर्वेशन किया था, लेकिन बाद में जो है ये रिजर्वेशन के खिलाफ हमारी सोच बना दी गई कि ये तो भीख है, रिजर्वेशन तो भीख है एक, ये तो बैसाखी है। जबकि बैसाखी नहीं है रिजर्वेशन। जब इस देश में मंदिरों में रिजर्वेशन है, गंगा के घाट में रिजर्वेशन है, गाय के दूध में रिजर्वेशन है, पीपल के पेड़ में रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन भीख नहीं है, रिजर्वेशन बैसाखी नहीं है। रिजर्वेशन जो है संघर्ष का नतीजा है। इस देश में जिन जातियों ने रिजर्वेशन लिया है उनको फ्री में नहीं मिला, उन्होंने संघर्ष करके लिया है। और चूंकि हम लोग पिछड़े हुए हैं इसलिए हम लोगों को रिजर्वेशन हमारा बनता है। और जमीन की आपने बात की, आज जमीन है कल जमीन नहीं रहेगी, जमीन तो बट जाएगी, फिर क्या करेंगे? तो एक मुकम्मल, एक परमानेंट, एक चाहिए। लेकिन एक कंट्राडिक्शन और अब हो गई है कि गवर्नमेंट तो अब जितने भी रिजर्वेशन में आप क्या मांग रहे हैं? रिजर्वेशन में हम ये मांग रहे हैं, रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली कर रहे हैं, क्या क्या मांग क्या रहे हैं? देखिए, वैसे तो हम मांग रहे हैं ओबीसी में रिजर्वेशन, लेकिन ओबीसी की आबादी इस मुल्क में 60% है। ओबीसी को दे रखा है 27% रिजर्वेशन। ओबीसी की आबादी इस मुल्क में 60% है। लोहिया ने कहा था ना कि लोहिया ने बांधी गांठ, पिछड़ा मांगे 100 में 60, लेकिन ओबीसी में भी 27% रिजर्वेशन दे रखा है। उस 27% में भी क्रीमी लेयर लगा दी, उससे और भी बड़ा घपला हो गया, उसमें और भी ज्यादा ओबीसी को पिछड़ापन आ गया। तो हम ये चाह रहे हैं कि जाट को रिजर्वेशन तो मिले, लेकिन साथ में ओबीसी को भी 27% की बजाय 60% उसका होना चाहिए, उसका दायरा भी बढ़ना चाहिए। ओके। और ये दायरा बढ़वाने के लिए अगर जाट ओबीसी में आता है तो जाट इस संघर्ष को लीड कर सकता है, जाट इस संघर्ष को ताकत दे सकता है ओबीसी को 60% में लाने के लिए, जो ओबीसी अब तक इस लड़ाई को नहीं छेड़ रहा। लेकिन एक कंट्राडिक्शन और इस मुल्क में आ गई है कि गवर्नमेंट जितने सरकारी संस्थान हैं, जितने जो है पब्लिक सेक्टर्स के जो बड़े बड़े उद्यम हैं इस देश में, उन सबको बेच रही है, रेलवे को बेच रही है। हाँ, बिल्कुल। और रेलवे जो है बैंकिंग को प्राइवेट करने की योजना है। तो ये भी है कि अगर सरकारी संस्थान ही नहीं रहेंगे तो रिजर्वेशन क्या करेगा फिर?
तो एक तरीके से अघोषित तौर पर इनडायरेक्टली ये इस मुल्क में रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं, सरकारी संस्थानों को खत्म करके। ओके, तो वो भी एक मुद्दा है। रिजर्वेशन तो हम ले लेंगे, रिजर्वेशन असल में तो रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो हमें नहीं देगी रिजर्वेशन। हमारा लंबा संघर्ष हुआ, लेकिन रिजर्वेशन भी मिल गया तो फिर सरकारी नौकरियां नहीं है। ठीक है, तो फिर सरकारी नौकरियां नहीं है। तो मुल्क जो है वो आज एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया है कि जिसके अंदर क्या डिसीजन लिया जाए ये सामाजिक शक्तियों के लिए भी समझना मुश्किल हो गया है। लेकिन हम इस चीज के हक में हैं कि जाटों को रिजर्वेशन होना चाहिए। जाट सामाजिक और शैक्षणिक तौर पे पिछड़ा हुआ है, इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। पर जी हरियाणे की मैं गल करा, हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੋਏ, ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏ? ਜੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾप्ति की कोई खटिया कि नुकसान ही होया? उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि उस समय बीजेपी की नई सरकार बनी थी। बीजेपी की चूंकि आरएसएस की नई सरकार बनी थी, ठीक है, अब वो सरकार रिपीट भी होगी, तो उस वजह से हरियाणा के को इन्होंने लेबोरेटरी बना दिया। इनकी तैयारी थी हरियाणा को लेबोरेटरी बनाने की। कुरुक्षेत्र को जो कभी महात्मा बुद्ध जो है लॉर्ड बुद्धा या जो महाराजा हर्षवर्धन की कभी राजधानी हुआ करती थी थानेसर, उस कुरुक्षेत्र को इन्होंने झूठा इतिहास बनाकर गीता से जोड़कर और वहाँ इन्होंने हिंदूकरण करना, जाटों का हिंदूकरण करना इन्होंने शुरू कर दिया कुरुक्षेत्र के माध्यम से। और कुरुक्षेत्र में इन्होंने पूरा गीता में कुरुक्षेत्र कर दिया, गीता जयंती महोत्सव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनकी योजना ये थी कि हमारी सरकार आ गई है, अब जाट ये कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जाट कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन जाट रिजर्वेशन मूवमेंट का फायदा ये हुआ कि जाटों ने ये कहना शुरू कर दिया गर्व से कहो हम जाट हैं। अच्छा, अब जो इनकी जो प्लानिंग थी आरएसएस की, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो प्लानिंग डिफीट होगी ना। ठीक है, उस प्लानिंग की जगह जाटों ने कहना शुरू कर दिया गर्व से कहो हम जाट हैं। अब चैलेंज ये है कि अब ये जो जाट आइडेंटिटी जाट की आई है, ये जाट एक तो इसमें घमंड ना करे, एक तो इसमें जाट ये घमंड ना करे कि हम जो है क्षत्रिय हैं या हम लोग ऊंचे लोग हैं और दूसरे लोग नीचे लोग हैं। आप अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेंगे, उस चीज का झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे को नीचा मानेंगे तो वो गलत है। तो अब हमारे लिए चैलेंज ये है कि ये जो जाट आइडेंटिटी है इसको हम विस्तार देकर इसको यूनियनिस्ट आइडेंटिटी की तरफ लेकर जाएं, जो हमारी हिस्ट्री है, जो यूनियनिस्ट आइडेंटिटी है। अब इस जाट आइडेंटिटी का इस्तेमाल हम यूनियनिस्ट आइडियोलॉजी को समझाने के लिए करें, ये बेस तैयार हुआ है। गर्व से कहो हम हिंदू की बजाय जाटों ने कहा गर्व से कहो हम जाट हैं। ये बेस तैयार हुआ है कि हिंदू नहीं कह रहे अभी अपने आप को। अगर हिंदू कहते तो जो आपने बताया ना कि हमारे इतने भाई शहीद हुए या हमारे इतने लड़के जाटों के जो है वो उनकी इसमें डेथ हो गई, तो अगर हिंदुइज्म फैल जाता, इनकी आरएसएस की आइडियोलॉजी फैल जाती, तो फिर तो हो सकता है कि पूरी कौम ही बर्बाद हो जाती, फिर तो करोड़ों जाट ही खत्म हो जाते। क्योंकि ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी तो इनको नपुंसक बना देती, ये आइडियोलॉजी तो इनको कमजोर कर देती। हम जो है गलत को गलत नहीं कह पाते, सही को सही नहीं कह पाते, मंदिरों में घंटियां बजाते, फिर हम आरती करते, हमारा जो जंगजू नेचर है वो खत्म हो जाता। ओके, तो अगर हमारा जंगजू नेचर ही खत्म हो जाता तो वो हमारा ज्यादा बड़ा नुकसान होता। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसकी वजह से हम लोग हिंदू बनने से बच गए, जो आरएसएस हमें हिंदू बनाना चाह रही थी, और इसकी वजह से जाट जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हो गया है। चलो ये तो मन्निया एक फायदा जिहड़ा तुसीं दस्सिया, जे लॉजिकली देखा तो बहुत बड़ा फायदा आ। हाँ जी, भी मैंटैलिटी जिहड़ी सी जो करना चाहुंदी सी उहदे अगेंस्ट हो गया काम। हाँ जी, हाँ जी। पर नौजवान जिहड़े मारे गए अंदोलन दे अंदर, बड़े लोगों ते पर्ची हो गए, तुहानूं लगदा नहीं भी नौजवानी दा नुकसान होया? नौजवानी का तो नुकसान हुआ है इसमें। ये जो हमारे भाई शहीद हुए हैं, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये नुकसान हुआ है, और जानबूझ के गवर्नमेंट ने जो है ये हमारा नुकसान किया है, हमें झुकाने के लिए कि ये घबरा जाएंगे, डर जाएंगे। लेकिन हमारी कौम डरने वाली नहीं है, हम लोग कभी घबराए नहीं।
हम लोग तो गर्दन को हाथ में लेकर लड़ने वाले लोग हैं। तो इसलिए नुकसान हुआ है, उस चीज़ का हमें दुख भी है। हमारे जो भाई शहीद हुए हैं, मैं खुद 4.25 साल जेल में रहा। अच्छा, इसी मामले में मेरी मार्च में गिरफ्तारी हुई थी और मैं खुद इस मामले में जेल में रहा हूँ 4.25 साल। हमारे बहुत भाई जेल में रहे हैं। तो नुकसान तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर नुकसान होने तो बाद भी जे मंग मन्नी जाए तो वो नुकसान लगता नहीं। हाँ जी, लगता भी जाट अंदोलन तो बाद तुहानू जेड़ा जाट रिजर्वेशन है मिल जाएगी? नहीं, गवर्नमेंट नहीं देगी हमें। नहीं देगी? नहीं, गवर्नमेंट नहीं देगी। मैंने जो ब्रिटिश टाइम था उसके अंदर जो फौजी थे, जो ब्रिटिश आर्मी में फौजी भर्ती होते थे, उनको अंग्रेजों ने विशेषाधिकार दे रखे थे। जैसे वोट देने का अधिकार जो है फौजियों को दे दिया, या उनको जो है कैंटीन की सुविधाएं दे दी, या उनको जो है एक विशेष अधिकार उनको नौकरियों में भी, वो इस वजह से कि इनके एंसेस्टर्स आर्मी में रहे हैं, इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो फौजी इतिहास रहा है। तो नौकरियों में भी अंग्रेज उनके फौजी इतिहास की वजह से उनको नौकरियों में रिजर्वेशन दिया करते थे। ओके। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जाटों के रिजर्वेशन को जो खत्म किया, तो उसके अंदर लिखा है कि ये तो फौज में ज्यादा हैं, इसलिए इनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। माने मेंटलिटी आप देखिए, अंग्रेज तो जो फौज में हैं उनको दे रहे हैं रिजर्वेशन, और जो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है वो जाटों का रिजर्वेशन खत्म कर रही है, ये कहकर कि ये तो फौज में है जी, फौज में इनकी बड़ी भागीदारी है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं देख रहा कि फौज में गरीब आदमी भर्ती होता है, फौज में टाटा बिरला अंबानी के बच्चे नहीं भर्ती होते, फौज में गरीब बच्चे भर्ती होते हैं, फौज में सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए लोग भर्ती होते हैं, सामाजिक तौर पे अगड़ा आदमी, कोई जो है गुजराती, कोई जैन फौज में नहीं भर्ती होता, कोई बनिया फौज में नहीं भर्ती होता। फौज में सामाजिक तौर पे पिछड़े ही लोग भर्ती होते हैं। लेकिन उस चीज को भी इन्होंने हमारे रिजर्वेशन को खत्म करने का आधार बनाया। तो ये इनकी मेंटलिटी है, इसलिए गवर्नमेंट हमें रिजर्वेशन देगी, गवर्नमेंट से हमें आस नहीं है। ये तो कभी लेंगे तो अपने दम पर ही लेंगे। ओके, हाँ जी, भी गवर्नमेंट तो कोई आस नहीं। पर ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ शहीद हो गए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? नहीं, सरकार क्यों देगी? सरकार ने तो मारे हैं ना, वो सरकार ने तो उनको जानबूझ के मारा है। ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੋਈ ਝੜਪ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ ਗਏ वो इसलिए मारे गए कि गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि हम जाटों को डरा देंगे। हाँ। जब सारी मूवमेंट लगभग खत्म होने को थी, हाँ। तब ये हमारे लड़कों का ये जो है कत्लेआम किया गया। गोलियां मारियां की? हाँ, गोलियां मारी हैं, और इसलिए मारी हैं कि हमारा मोरल डाउन किया जाए, हमारा मोरल जो है उसको डाउन किया जाए। हाँ। और सबक सिखा जाए जाटों को। लेकिन हमारे दोबारा कोई आंदोलन ना छेड़े। हाँ, कभी कोई दोबारा आंदोलन ना छेड़े, ये डर बैठा दिया जाए। जेलों में भी हमें इतने दिन रखने का रीजन यही रहा कि इनके अंदर डर बैठा दिया जाए। पर ਤੁਹਾਨੂੰ लगता कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ जाट बच्चे ने वो डर जाएंगे? नहीं, हमारा ब्लड डरने वाला है ही नहीं, हम डर ही नहीं सकते। हमारा खून जो है ना, वो खून अगर हम लोग डरते तो डटे थोड़ा ना रहते आज तक इस मुल्क के अंदर। इतने इन्वेडर्स आए, हमने अब्दाली को भी देखा, हमने सिकंदर को भी देखा, हमने जो है नादिर शाह को भी देखा, हम सबसे लड़े हैं, तो इसलिए डरने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन इनकी मेंटलिटी यही थी, डराने की। पर ਜਦੋਂ ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਜਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ? उनमें भी इन्हीं के जो एजेंट हैं वो, अच्छा उनका विरोध भी छोड़ दीजिए, पूरी जाट कम्युनिटी के अंदर भी कुछ जाट तो ऐसे परसेंटेज में भी मिल जाएंगे ना, हाँ। जो ही जाट रिजर्वेशन का विरोध करेंगे। जाट भी जाट रिजर्वेशन का विरोध करेंगे, जो अपने आप को क्षत्रिय समझने लग गए। जब मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन में जब सर्वे हुआ तो जाटों ने कहा हमें आरक्षण नहीं चाहिए, तुम हमें चमार बनाओगे क्या, तुम हमें ढेड बनाओगे, ये जाटों की वर्डिंग थी। तो दूसरी जातियां तो हमारा विरोध करेंगी, मान लो जाट रिजर्वेशन का, लेकिन जाट खुद कौन से पूरे उतरे हैं कि सारे जाट ये कह रहे हों कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। अच्छा। जाटों में भी तो बहुत, हम जब लोगों को समझाया करते कि जाटों की जरूरत है रिजर्वेशन की, तो जाट ही हमारा विरोध करते थे, कहते थे तुम हमें जो है ये शेड्यूल्ड कास्ट बनाओगे, हमें ढेड बनाओगे, चमार बनाओगे, ये वर्डिंग्स होती थी।
तो इसलिए जो आप पूछ रहे हैं ना कि भाई दूसरी जातियों ने विरोध किया, नहीं, पहले दूसरी जातियों पर तो मैं तब जाऊंगा ना जब मेरी जाति जो है वो 100% इस मामले में जो है ईमानदार रही हो। हम खुद ईमानदार नहीं रहे, और हम ईमानदार इसलिए नहीं रहे क्योंकि हम लोगों को आर्य समाज ने या हिंदुओं ने जो है क्षत्रिय बना दिया, हमारी मेंटलिटी को चेंज कर दिया। हम जब तक अपने आप को शूद्र नहीं कहेंगे, शूद्रत्व नहीं पहचानेंगे, जब तक हम ग्राउंड रियलिटीज पे नहीं आएंगे कि वास्तव में आज हालात क्या हैं। सर छोटू राम जी कहा करते थे, अल्लामा इकबाल को कोट करते हुए, कि बका की फिक्र कर नादां, बका माने भविष्य, फ्यूचर की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, जरा देख उसको जो कुछ हो रहा है, होने वाला है, धरा क्या है अहदे कोहन की दास्तानों में। अहदे कोहन कि हमारे तो जी इतने बड़े बंगले हुआ करते थे, हमारे इतनी जमीन हुआ करती थी, हमारे इतनी बड़ी हवेली हुआ करती थी, इन बातों में कुछ नहीं रखा। धरा क्या है अहदे कोहन की दास्तानों में, तू लज्जत फरियाद पैदा कर, तू फरियाद पैदा कर, तू बोलना सीख, तू आवाज बुलंद करना सीख, तू आंदोलन करना सीख, लज्जत फरियाद पैदा कर, जमी पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में, न समझेगा तो मिट जाएगा ए दुनिया के अंदाता, तेरी तो दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तेरी तो दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तो अहदे कोहन में कुछ नहीं रखा, पुरानी बातों में जो है कुछ नहीं रखा। मौजूदा स्थिति क्या है, मौजूदा हालात क्या हैं जिसमें हम लोग बर्बाद होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हमारा इस्तेमाल किया जाता है। कभी हमें शूद्र कह दिया, कभी हमें क्षत्रिय कह दिया। जब हमें डिग्रेड करना हो, हमें नीचा दिखाना हो तो ब्राह्मण कहेगा ये शूद्र हैं। जब हमारा इस्तेमाल करना होगा तब कहेंगे कि ये क्षत्रिय हैं। लेकिन अब हमें देखना है ना कि हम क्या हैं, हमें किस चीज में फायदा है। ओके, हमें किस चीज में फायदा है, वो हम अपना फायदा भी नहीं देख पा रहे। हमें इस चीज में फायदा है कि हम लोग रियलिटी को पहचानें, हम लोग ग्राउंड रियलिटी को पहचाने, हम जमीन से जुड़ें। हम जमीन वाले लोग हैं, हम जमीन के ऊपर खेती करने वाले लोग हैं, हम पसीना बहाने वाले लोग हैं। हम जमीन पे रहें, हम आसमान में ना उड़ें। लेकिन हम लोग आसमान में उड़ने लग गए। इसलिए दूसरी जातियां जो हैं वो हमारा विरोध करें ना करें, जो अदर ओबीसी में, जो ओबीसी में है, पहले तो हम खुद तो इसके ऊपर पूरा उतर जाएं, खुद तो पूरी यूनिटी बना लें, खुद तो पूरे तरीके से कह दें कि हमें रिजर्वेशन की जरूरत है। हम वहाँ भी नहीं चल रहे। हम कमाल ਦੀ ਗੱਲ है कि ਤੁਹਾਡੇ ही बंदे ਤੁਹਾਡੇ विरोध ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं, ये ईगो प्रॉब्लम भी बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी है भाई साहब। राजस्थान के अंदर तो हाँ। ये अफवाहें फैलाई गई कि जैसे महाराजा बच्चू सिंह थे भरतपुर से, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर डॉक्टर अंबेडकर को गोली मारी थी। ये अफवाहें हैं भरतपुर के अंदर राजस्थान में। पर इस तरह की घटना सी तो कभी सुनी नहीं। नहीं सुनी, पंजाब में नहीं सुनी, वहाँ तो आप जाइए, वहाँ तो जो है यही अफवाहें फैलाई गई। अच्छा, पर ये तो पूरे दुनिया को पता है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ डेथ किमें हुई है। हाँ, वो पूरी दुनिया को मालूम है, लेकिन वो पूरी दुनिया को तो अब मालूम चल रहा है ना। हाँ। वो तो रिसर्चेज अब हो रही हैं कि किसने उनका किस तरीके से उनकी डेथ हुई है, लेकिन पहले तो नहीं थी ना। तो बड़े पैमाने पर राजस्थान के अंदर ये अफवाह है कि जाट ने तो, बच्चू सिंह जी ने तो डॉक्टर अंबेडकर का संसद में मर्डर किया था। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जाट अपने आप को जो है इस तरीके की मेंटलिटी जाटों की बनाई गई है। इस तरीके की मेंटलिटी जो है वो रिजर्वेशन के खिलाफ है। वो मंडल कमीशन जब आया था तो जाटों ने बड़े पैमाने पर मंडल कमीशन का विरोध किया था। एक बड़ी मूवमेंट हरियाणवी पंजाब में खड़ी हुई थी, बसें चलाई गई थी, जो है बसेस के पूरे बस अड्डे फूक दिए गए थे। किस चीज के लिए? रिजर्वेशन के खिलाफ। जी जी जी, वो तो बाद में इनको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि यार ये तो हमारे हक की चीज है, हमारे खिलाफ नहीं है। बिल्कुल जी, दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਾਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਟ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਨਾਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।